गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। लेसन चालू हुआ था जिसका आधा हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद का टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हमारा वैश्वीकरण क्या है। आइए देखते हैं। विगत 2-3 दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही है जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हैं। और विगत 2-3 दशकों से मतलब देखा जा रहा है क्या, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसे चीज का उत्पादन कर रही है जो सस्ते होता है, जो हमारे देश से दूसरे देश में जाके सस्ते में बिक जाते हैं और चीज के उत्पाद कर रही है। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां के निवेश में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। और इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां के निवेश में वृद्धि हो रही है। मतलब बोला जा रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो इसमें वृद्धि हो रही है, ये जब सस्ते सामान बेचे जा रहे होते हैं। और साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विभिन्न मतलब बोला जा रहा है कि विभिन्न मतलब जो हम लोग विदेश जाके बेच रहे हैं, विदेश हमारे देश में आके बेच रहा है, उसमें भी हम लोग का वृद्धि हो रहा है। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा नियंत्रित है। जैसे भारत में फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि वह अन्य विकासशील देशों को कार्य और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पूंजी का भी निर्माण करता है। बोला गया है कि जैसे हमारे भारत में फोर्ड मोटर्स का कार, जो फोर्ड मोटर्स जो कंपनी है उसका कार, वो हमारे सिर्फ भारत में ही नहीं है, पूरे हमारे जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां वाले जो देश है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सब जगह जाके वो वितरित कर रहा है, सब जगह बेच रहा है और सब जगह हमारा उस कंपनी खोला भी है। इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां के क्रियाकलाप के वस्तुएं और सेवा का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होते हैं। अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों के एकीकरण हो रहे हैं। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया की वैश्वीकरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमि निभा रही है। और बोला जा रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो हम लोग जो बाहर जाके बेचते हैं, ऐसे जो काम है, ऐसे जो कंपनियां हैं, वो वैश्वीकरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तु और सेवा निवेश प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। और विभिन्न देशों में के बीच अधिक से अधिक वस्तुएं और सेवा का मतलब बोला जा रहा है कि इस देश से उस देश जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बातचीत हो रहा है, इधर से उधर हो रहा है, उसमें अधिक हो रहा है, वस्तुएं भी इधर उधर हो रही है, तो उसी का आदान प्रदान हो रहा है, बहुत से अधिक ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक समर्थक में आए हैं। वस्तुएं, सेवाएं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों के आसपास में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। बोला गया कि वस्तुएं, सेवा, निवेश और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों के आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। मतलब ये चीज को सबको जोड़ने के लिए एक और माध्यम हो सकता है। यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोग का आवागमन। ये माध्यम क्या है कि विभिन्न देशों के बीच लोग का आगमन, मतलब लोग को बुलाना, लोग को एकत्रित करना, पर्याप्त लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार एवं शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आगमन करते हैं। किंतु विगत कुछ दशकों में
अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोग के आगमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। बोला गया कि अब प्रत्येक बेहतर आय मतलब अच्छे आय के लिए, अच्छे टैलेंट के लिए, अच्छे शिक्षा के लिए एक देश से दूसरे देश में जाकर आगमन करना, एक दूसरे देश से दूसरे देश में जाना विगत कुछ दशकों के अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच मतलब ऐसे कुछ परिस्थिति के कारण कोई जो देश है वहाँ पे ऐसा वृद्धि नहीं हुआ, पर ऐसा वृद्धि बहुत जगह हुआ है। जैसे अमेरिका में हुआ, ये सब जगह में हुआ है, पर छोटा छोटा जो देश है इस सब जगह नहीं हुआ है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, उसको बनाना है। आशा करते हैं कि पिछले क्लास में भी 4 क्वेश्चन यहाँ पे था जो आप लोग बनाए होंगे। यहाँ 1 क्वेश्चन है, पिछले क्लास में भी 4-5 क्वेश्चन आपको था जो आप बनाए होंगे। और आज का ये 3 क्वेश्चन वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला कारण। अब मेरा नया टॉपिक है क्या, तो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला कारण। प्रौद्योगिकी के तीव्र उन्नति वह मुख्य कारण के हैं जिनके वैश्वीकरण की एक प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। इनमें लंबी दूरियां तक वस्तु की एक तीव्रतक आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। इससे भी अधिक उल्लेखित है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। इससे भी अधिक मतलब इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी का विकास। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। दूरसंचार सुविधा और टेलीफोन, मोबाइल फोन एवं फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने या सूचना को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्र के संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ये सुविधा संचार उपग्रह द्वारा सुवत हुई है। जैसा कि आप जानते होंगे, जीवन में लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। आपने इंटरनेट का चमत्कारिक संचार में भी प्रवेश किया होगा, जहाँ जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं लगभग उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सूचना को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट को हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक ईमेल भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात वॉइसमेल कर सकते हैं। और हमने देखा है कि यहाँ पे एक इंटरनेट का बात पड़ा, हमने देखा कि विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने के लिए आया मैं टेलीफोन, कितना भी दूर रहे, कितना भी कुछ रहे, एक टेलीफोन या फोन मिल जाए हमें तो हम उसे संपर्क कर सकते हैं, हम उससे बात कर सकते हैं। और आज के जीवन में, हमारे जीवन में कंप्यूटर एक ऐसा चीज हो गया कि हर चीज से जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन में कंप्यूटर हर समय जुड़ा हुआ ही है, हर चीज में जुड़ा हुआ रहता है। अब जो इंटरनेट हुआ, इंटरनेट से हम लोग ऐसा गूगल पे हम लोग गए, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो कि हम लोग को गूगल पे नहीं मिलेगा। हर चीज, हर सवाल बोल, हर चीज मतलब कोई चीज का भी डिफाइन खोजेंगे, कोई चीज का मतलब खोजेंगे तो हमारी गूगल पे मिल जाता है। किसके थ्रू? तो इंटरनेट के थ्रू। और कुछ हमें भेजना है, जैसे कुछ हमें कहीं और भेजना रहा, ईमेल के द्वारा कुछ और भेज दिए। वॉइस मेल मतलब हमारे जीवन में कंप्यूटर और इंटरनेट एक अच्छा मतलब प्रक्रिया निभा रही है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है विदेश व्यापार तथा विदेशी से निवेश का उदारीकरण। हम भारत में चीनी खिलौने के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं।
मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौने के आयात पर कर लगाती है, तब क्या होगा? अब हम मान लेते हैं कि भारत सरकार जो खिलौने, हमारे जो विदेश से खिलौने आ रहे हैं उस पर आयात लगाती, मतलब उसे लागत लगाती है कि उसको नहीं लेना, तो तब क्या होगा? इसका अर्थ है कि जो इन खिलौने का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर कर देना होगा। और उसका अर्थ क्या हो जाता है कि जो उसको लेना चाहेगा उसमें उसका ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा कुछ जुर्माना लगेगा। कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौने की अधिक कीमत चुकानी होगी, और कर के कारण खरीदारों को, मतलब जो खरीद रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। चीन के खिलौने अब भारत के बाजारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे, और चीन से उनका आयात स्वयं कम हो जाएगा। और चीन का जो खिलौना रहेगा, और हमारा जो चीन का जो बाहर से खिलौना है उसको ज़्यादा मूल्य पे लेंगे, और भारत का जो खिलौना है उसको कम मूल्य पे बेचेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कोई भारत का ही सामान लेगा, चीन का क्यों लेने जाएगा? तो इसमें क्या होगा कि चीन का जो खिलौना है वो आना कम हो जाएगा हमारे देश में। भारत के खिलौने निर्माता अधिक समृद्धि हो जाएगा। अब भारत का जो खिलौना होगा वो ज़्यादा ज़्यादा बिकने लगेंगे, ज़्यादा ज़्यादा बनने लगेंगे। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारों को व्यापारों अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने और देश में किसी प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार एवं विदेश निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है। स्वतंत्रता के बाद बोला गया है कि स्वतंत्रता के बाद जो भारत सरकार विदेश व्यापार विदेश निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत स्वतंत्र हुआ तो क्या किया भारत सरकार की विदेशी निवेश को पर ये प्रतिबंध लगा दिया है। जैसे अब विदेश में आता है, विदेश से कोई आदमी आता है क्या करता है, वो अपना एक लाइसेंस बना के आता है। हमारे देश में आने के लिए एक लाइसेंस बनाना पड़ता है, एक लाइसेंस बनाना पड़ता है। प्रूफ के लिए प्रूफ बनवाना पड़ता है कि हम यहाँ आ रहे हैं, गारंटी बनवाना पड़ता है, तभी आ पाता है। डायरेक्ट को जैसे हम ये झारखंड से बिहार चल गए, उस तरह कोई दूसरा देश से दूसरा देश नहीं आ सकता। इसका प्रतिबंध लगा दिया गया है। देशी उत्पादकों को विदेश प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना गया। 1950 और 1960 के दशकों में ये उद्योग का उदय हो रहा था, और इस व्यवस्था में आयात के प्रतिस्पर्धा इन उद्योग को बढ़ाने नहीं देते। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीजों जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी। अब बोला गया है कि 1950 और 1960 के दशक के उद्योग का उदय हो रहा था, और इस अवस्था में आयात के प्रतिस्पर्धा इन उद्योग को बढ़ाने नहीं देते। इस अवस्था में आयात में क्या होता था कि उद्योग को बढ़ाने नहीं दिया जाता था। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीजों जैसे, मतलब ये जो भारत सरकार ने अनिवार्य, मतलब जो जरूरतमंद चीज है ऐसे चीज पर ही आने का अनुमति दिया। जैसे कि मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम आयात ही अनुमति दी थी, ऐसे ही चीज पर वो अनुमति दिया गया था। तो ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देश ने विकास के पारंपरिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया। भारत में करीब सन 1991 में प्रारंभ के नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों में प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारत में करीब
इक्यानवे के प्रारंभ में नीतियों के कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। कुछ मतलब ऐसा परिवर्तन है 1991 में कुछ ऐसा परिवर्तन किए गए जहाँ सरकार ने यह निश्चय किया था कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व में उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया। और विश्व में प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया मतलब हर जगह का सामान आने का समय आ गया। हर जगह का सामान आएगा। 1991 में ये तय किया गया। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों की प्रदर्शन में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता से सुधार करना होगा। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से समर्थन किया। अतः विदेश व्यापार एवं विदेश निवेश पर भी से रोकों को काफी हद तक हटा दिया गया। अब बोला गया कि अतः विदेश व्यापार एवं विदेश निवेश पर भी अवरोधों को काफी हद तक हटा दिया गया। मतलब काफी हद तक जो विदेश व्यापार थे, विदेश निवेशी थे, उसे भी हटा दिया गया था। इसका अर्थ है कि वस्तु का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता था और विदेश कंपनियां यहाँ अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकते थे। इसका क्या मतलब था कि जो विदेश कंपनी विदेश कारखाने वो भी स्थापित हमारे देश में कर सकते थे। सरकारें द्वारा अवरोधों को अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। और सरकार द्वारा अवरोधों को अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायिक को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि वे आयात का निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले ही तुलना में कम निर्यात करती है और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। बोला गया कि सरकार पहले ही तुलना में कम निर्यात करती है। मतलब सरकार पहले ही तुलना में जो होता है कि कम निर्यात में सब काम करना चाहती है, इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। इसलिए उसे अधिक उदार भी कहा जाता है। अब यहाँ मैं फिर से 2 क्वेश्चन आया, यहाँ 2 क्वेश्चन और यहाँ 3 तो 5 क्वेश्चन को आप बनाइएगा। और इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है वैश्वीकरण में संरचना प्रौद्योगिकी का उपयोग। इसको आप खुद से पढ़िएगा। और इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया गया है। इसको भी 2 क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। आप पक्का है कि आपका 2 क्वेश्चन भी बनेगा। अब मैं आपका टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन हमारा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। आज का मेरा टॉपिक यहीं तक होगा। अब आज जो सब क्वेश्चन बोल रहे हैं, सब क्वेश्चन जो बता रहे हैं, तो सब क्वेश्चन का आपका नोट कॉपी में नोट होना चाहिए। जब कोचिंग खुलेगा तब हम चेक करेंगे, और चेक करने के बाद जिसका कंप्लीट नहीं हुआ उसको पनिशमेंट भी मिल सकता है। इसलिए सब अभी लॉकडाउन में सब होमवर्क को कंप्लीट कीजिए। और इस स्टोरी को दोबारा शुरू से 3 बार पढ़िएगा। एक बार तो आपको पता है किस रूल से पढ़ना चाहिए, आपको बताया गया, उसी रूल से 3 बार पढ़िएगा इसको। जहाँ समझ नहीं आएगा वहाँ का फिर से बोलिएगा कि इस जगह समझ में नहीं आया, तो चीज दोबारा समझाया जाएगा। और आशा करते कि आप लोग घर में ही रह रहे होंगे, घर में ही रह रहे होंगे। ज़्यादा मार्केट मत जाइए। अभी का जो चल रहा है उसमें आपका ज़्यादा मार्केट मत जाइए और ज़्यादा बदमाशी मत किया कीजिए। ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अच्छा तरह से अथवा अच्छा परसेंटेज लाइएगा तो अच्छा होगा। और कोचिंग का भी अच्छा नाम होगा कि लॉकडाउन में भी इनका छात्र अच्छा नंबर आया, इसलिए अच्छा मैं आशा करते हैं आप लोग अच्छा से घर में पढ़ रहे होंगे और अच्छा सब तो समझ में आ रहा होगा। और बाकी सब्जेक्ट भी आपको समझ में आ रहा होगा। जो सब्जेक्ट समझ नहीं आता है वो सब्जेक्ट का आप फोटो खींच के सर को दे दीजिए। वो सब्जेक्ट आपको वो भैया आपको बता दिया करेंगे। थैंक यू।